अच्छा क्लास स्टार्ट को कल जी इंतजार सर। तो को सही हो, 2 मिनट इंतजार को तो बस नहीं भी अपना बात स्टार्ट कर सकते। ओके दे 2 मिनट भाई इंतजार को। बिल्कुल सर। अच्छा जी तो आज का क्लास जो है वो थर्ड क्लास है। इससे पहले हमने दो क्लासेस लिए है। ये थर्ड क्लास है। इसके बाद कल वाला जो है वो लास्ट क्लास होगा इसी मंथ का। तो चार क्लासेस पूरे हो जाएंगे। और इसका कोर्स कंटेंट जो है वो थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखा दूं। चाहिए इसका कोर्स कंटेंट है इंट्रोडक्शन टू बिल्डिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग। ये हम कवर कर चुके हैं। लेसन्स फ्रॉम फेलियर्स ये भी हम कवर कर चुके हैं। काजेज काजेज एंड सोर्स ऑफ डिफेक्ट्स ये भी कवर कर चुके हैं। स्कोप ऑफ इन इन्वेस्टिगेशन ये आज हम कवर करेंगे। स्कोप ऑफ इन इन्वेस्टिगेशन ये आज का हमारा टॉपिक होगा। और इसी के ऊपर सारे स्लाइड्स होंगे। नेक्स्ट फोर्थ लेक्चर जो होगा वो जर्नल प्रिंसिपल फॉर रेमेडियल वर्क होगा। तो ये हमारा कोर्स कंटेंट था। ये हमने कवर करना है। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, यस सर। ठीक है। अच्छा जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सर स्टार्ट करो सर बस। जी सर स्टार्ट करो सर। ओके जी।
अच्छा, स्लाइड सबको नजर आ रही है? यस यस आ रही है सर। ठीक है। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर है, वो लेक्चर नंबर 3 है, वीक 3 का। तो इसमें से हम स्कोप ऑफ इन इन्वेस्टिगेशन डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे, इंटरोगेट किस तरह करेंगे कि हमारे साथ बिल्डिंग में डिफेक्ट जाहिर हो गए तो उसकी तशखीस किस तरह करेंगे, उसको हम किस तरह डायग्नोस करेंगे, ये यानी हम किस तरह उसको मालूम करेंगे। तो आज इसके ऊपर हमारा लेक्चर है। तो बिल्डिंग डिफेक्ट्स, डायग्नोस्टिक्स का मतलब भी यही है और इन्वेस्टिगेशन का मतलब भी यही है, दोनों सेम चीज़ है। तो बिल्डिंग डिफेक्ट्स, डायग्नोस्टिक्स, बिल्डिंग में जो नकाइस आते हैं उसको आप किस तरह तशखीस करेंगे या उसकी तशखीस किस तरह करेंगे। तो कॉमनली यूज टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग एंड डिस्क्राइबिंग बिल्डिंग डिफेक्ट्स, कॉमनली जो ज़्यादातर जो आमतौर पर मेथड्स इस्तेमाल किया जाता है, जो टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफेक्ट्स की शनाख्त करने के लिए, जो आमतौर पर टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे साथ है बिल्डिंग डिफेक्ट्स डायग्नोस्टिक में अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन टू कॉमन डिफेक्ट्स। अगर आप प्रिंसिपल, इसकी उसूल अप्लाई करेंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कॉमन जो डिफेक्ट्स को अगर आपने फाइंड करना है, मालूम करना है, उसके ऊपर अगर आप क्या अप्लाई कर दे, जर्नल प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई कर दे, तो आप मालूम कर सकते हैं। अडॉप्ट, अपनाए, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू डिफेक्ट डायग्नोस्टिक, ऐसे अप्रोचेस आप या ऐसे जो है ना मेथड आप अप्लाई कर दे ताकि आप डायग्नोस्टिक तक या आप जो है ना इन्वेस्टिगेशन तक आपकी रसाई अच्छी तरीके से हो, स्ट्रक्चर तक। अब है बिल्डिंग डिफेक्ट्स डायग्नोस्टिक। The manager who is going to deal with building defects must first identify those defects. जो बिल्डिंग का मैनेजर होगा, ठीक है, अगर वो डील कर रहा हो बिल्डिंग के साथ, ठीक है, तो उसको ये आइडेंटिफाई करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ये डिफेक्ट्स तक पहुंचने के लिए कुछ उसूल अप्लाई करने होंगे। इन मेनी केसेस द डिफेक्ट्स मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ थ्रू सम ऑब्वियस फेलियर। बहुत ज्यादा केसेस में या कई केसेस में जो डिफेक्ट्स होते हैं वो जाहिर हो जाते हैं, मैनिफेस्ट जाहिर हो जाते हैं इटसेल्फ, खुद ब खुद, थ्रू सम ऑब्वियस, ठीक है, ऑब्वियस फेलियर, खुद ब खुद जाहिर हो जाते हैं, ठीक है। उसमें जो फेलियर होते हैं बिल्डिंग में वो खुद ब खुद जाहिर हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा दीवार में या किसी भी स्ट्रक्चर में जब क्रैक्स जाहिर हो जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसमें क्रैक्स आए हैं। तो बहुत ज्यादा ऐसे क्रैक्स है जो अपने आप को खुद जाहिर करते हैं। तो अ क्रैक इन वॉल, वॉल में जो क्रैक होते हैं इन इनग्रेस ऑफ वाटर, इसमें क्या हो जाता है कि जो सुराख होते हैं, एंट्रेंस होती है, उससे पानी एंटर हो जाता है और द फेलियर ऑफ कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अच्छा, ठीक है, हो गए सारे। अच्छा, अच्छा, नेक्स्ट जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ स्पेसिफिक डिफेक्ट। एक खास किस्म की नकाइस, नुक्स को अगर आपने निकालना हो या नकाइस की इन्वेस्टिगेशन करना हो तो आप कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट, रेगुलर एंड सिस्टमेटिक, रेगुलर बाकायदगी से और सिस्टमेटिक मुनज़्ज़म तरीके से इसकी सर्वे कर ले। अब बिल्डिंग बिल्डिंग की टू एस्टेब्लिश और कायम कर दे देयर कंडीशन की, उसकी कंडीशन किस तरह है। नंबर सेकंड, दिस प्रैक्टिस इंश्योर्स, ये प्रैक्टिस जो है ये आपको जो है ना मालूम होने चाहिए दैट प्रायोरिटीज कैन बी सेट फॉर मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। दूसरी पॉइंट इसकी ये है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है इट आल्सो इन्फॉर्म्स डिसीजन मेकर्स। जो डिसीजन मेकर है, फैसला करने वाले लोग हैं, उनको ये इन्फॉर्म कर रहे या इन्फॉर्म होना चाहिए एज एज टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी होल्डिंग,
जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू क्या है, उसको ये जो डिसीजन मेकर वाले लोग हैं, जो फैसला करने वाले लोग हैं, उनको ये मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है इन्वेस्टिगेशन टेक्निक। अब तो कैरिंग आउट स्ट्रक्चरल एंड कंडीशन सर्वेज आर स्पेशलिस्ट एक्टिविटीज। तो सर्वे जो होता है, आपने किसी भी स्ट्रक्चर की अगर आपने सर्वे जांच पड़ताल करने की, किस वजह से क्रैक आ गए और ये किस तरह है, इसकी नेचर क्या है, और ये कितना डेप्थ तक है, कितना विड्थ तक है, तो उसके लिए स्पेशलिस्ट को आपने हायर करने होंगे और स्पेशलिस्ट एक्टिविटी करने होंगे और कैरिड आउट किए गए बाय स्ट्रक्चरल इंजीनियर एंड चार्टेड सर्वेयर। चार्टेड सर्वेयर होनी चाहिए और स्ट्रक्चरल इंजीनियर होनी चाहिए, ताकि उनको पता हो, ऐसे आम लोग नहीं होनी चाहिए कि उनको पता ना हो कि मिसाल के तौर पर ये क्रैक किस वजह से डेवलप हो गया। तो उसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर होनी चाहिए जिसने स्ट्रक्चर में एमएससी या पीएचडी किया हो, तो उसको पता चलता है कि ये किस वजह से ये क्रैक डेवलप हो गया और इसकी रेमेडी क्या होंगे। और स्पेसिफिक टेम्पर डिफेक्ट्स पास औकात सच एन फंगल अटैक हो जाता है, पंजाई, ठीक है, या इंसेक्ट इन्फेस्टेशन हो जाता है, ठीक है, कोकई वगैरह का बाज औकात जो दरख्त होते हैं उनको क्या कर देता है, काटना स्टार्ट कर देता है। पख्तू के मुंह उड़ते ही वही उड़ता वाला गया इज ऑफन कैरिड आउट बाय अ स्पेशलिस्ट। तो इसके लिए भी एक स्पेशलिस्ट या स्पेशलिस्ट मेथड होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके साथ है इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स में नोन हैज हार लिमिटेशन। जो भी कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर कोई भी है तो उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, एक हद होनी चाहिए, ठीक है। व्हेन इन्वेस्टिगेशन डिफेक्ट, जब इन्वेस्टिगेशन डिफेक्ट करेगा, आप तशखीस करेंगे किसकी चीज की, डिफेक्ट की, जो नकायस है उसकी आप तो व्हाट इज, अब मसला क्या है इसमें भी आपने फाइंड करना होगा, और व्हाट हैज काज्ड इट, इसकी भी मुझे क्या पुट करना चाहिए, तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। और एज ए अगेन ये दोबारा इधर हेयर आर एल्सवेयर, यहाँ पर या किसी और जगह पर, तो आप साथ चाहिए एक डायरी पे या एक जो बात है उसके ऊपर ये मेंशन होना चाहिए। अच्छा, अच्छा देखो बात इस तरह है, आप थोड़ा सा आप लेट हो जाते हैं, फिर आप एडमिट नहीं होते, फिर आप कहते हैं सर जी लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा कोशिश किया करें, 9 बजे हम क्लास स्टार्ट करते तो हमने 9 बजे आना होगा, ठीक है। तो 9 बजे अगर 5 मिनट हम वैसे भी इंतजार करते हैं, 5-10 मिनट इंतजार करते हैं, अभी 10 मिनट आज इंतजार कर दिए, लेकिन थोड़ा सा आप कोशिश किया करें कि जल्दी आया करें, ठीक है, टाइम की बचत करनी चाहिए, लेट ना नहीं आना चाहिए। तो बहरहाल अच्छा, तो लेक्चर की तरफ चलते हैं। हाँ ये तो हो गया। अच्छा, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स। इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स में दैट लॉजिकल अप्रोच शुड बी अप्लाइड इन, लॉजिकल अप्रोच अप्लाई करनी चाहिए, और फुली आइडेंटिफाइंग, पूरी मालूमात होनी चाहिए द डिफेक्ट, डिफेक्ट के बारे में, इट्स पोजीशन, पोजीशन इसकी कौन सी है, इट्स एक्सटेंड कितना फैला हुआ है, एंड इट्स रिलेशनशिप विद इट्स सराउंडिंग, और इसका ताल्लुक किस ताल्लुक किस तरह है सराउंडिंग के साथ, इर्द गिर्द माहौल के साथ उसका ताल्लुक किस तरह है, ये मालूमात होनी चाहिए। और फुली रिकॉर्डिंग सिम्टम्स होनी चाहिए। सिम्टम्स किसको कहते हैं, सिम्टम्स मैंने कल की लेक्चर भी आपको कल के लेक्चर में भी आपको बता दिया कि सिम्टम्स इसके कुछ निशान, इलामात जिसको कहा जाता है, ठीक है, ये भी आप जो इलामात आए हैं उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और थ्रूली इन्वेस्टिगेशन दी सरकमस्टांसेस, और हालात की भी आपने प्रॉपर जांच पड़ताल करनी चाहिए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड उसकी होनी चाहिए। रेलिवेंट पब्लिश डिवाइस एडवाइस, जो इसकी रिसर्च अगर इसके ऊपर हुआ हो तो वो भी आपने रिकॉर्ड में, आपके रिकॉर्ड में होने चाहिए। और द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन भी होनी चाहिए। और एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर चेकलिस्ट, चेकलिस्ट भी आपने जो परफॉर्मा बनाया है, ठीक है, जांच पड़ताल की जो परफॉर्मा बनाया है उसको चेकलिस्ट कहा जाता है, वो भी आपके साथ होने चाहिए। इसके बाद इज्यूम, फॉर एग्जांपल आप इज्यूम कर दे, एक एग्जांपल कर दे कि इज्यूम दैट देयर इज अ क्रैक। अब इस तरह एक एग्जांपल कर दे कि एक क्रैक है किस चीज में, इन एक्सटर्नल ब्रेक वाल, एक ब्रेक वाल है
एक मिशनरी का एक वाल है बैरूनी, उसमें क्रैक्स आया है। अब इसको इस तरह किस तरह आप इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसकी परफॉर्मा किस तरह बनाएंगे और इसको किस तरह आप जो है ना इसकी सिम्टम्स किस तरह कंट्रोल करेंगे और उसको दोबारा आप इसको किस तरह रेमेडी करेंगे। तो अब ये आपने ज्यूम कर दिया, लेट्स अज्यूम। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द ब्रेक वाल। अब ये वाल किस चीज से बना हुआ है? डेफिनेटली हमें पता है भाई, मोटर है, सीमेंट है और साथ में जो है ना ब्रेक है, लेकिन हम थोड़ा सा तरीका बता रहे हैं, प्रोसीजर के मुताबिक चलना है। इसके बाद, इज इट सॉलिड और केविटी, क्या ये सॉलिड है या क्यूविटी है? सॉलिड का मतलब क्या ये ठोस है या जो ईंटें लगाए गए हैं, या क्यूविटी खाली है? अब टाइप ऑफ ब्रेक्स आर दे, उसमें कौन सी टाइप की ब्रेक्स इस्तेमाल की गई? फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, अंडर बर्नड है, ओवर बर्नड है, व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक्स? ये आपने पढ़ा होगा कंस्ट्रक्शन में कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेक्स। तो इसमें आपने ये भी लिखना होगा कौन सी टाइप की ब्रेक आप इस्तेमाल। इज द वॉल फेयर फेस्ड और रेंडर्ड, क्या वॉल की फेयर फेस या रेंडर्ड है? तो ये भी आपको मालूम होनी चाहिए, ये भी रिकॉर्ड में होनी चाहिए। ये आप देखो, अभी एक एग्जांपल कर रहे हो कि मैंने इन्वेस्टिगेट किस तरह करना है, तो ये इस एग्जांपल से आप सीखे थोड़ा सा। अब व्हाट डायरेक्शन इज इट, एन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल? अब इसमें जो मिसाल के तौर पर क्रेक आया, जो भी आया है उसमें हॉरिजॉन्टली आया, वर्टिकल आया, डायगोनल आया, किस डायरेक्शन में आया, ये भी आपने नोट करनी चाहिए। डज इट गो थ्रू द होल थिकनेस ऑफ द वॉल, क्या ये होल, तो वॉल की जो थिकनेस है 9 इंच वाल है मिसाल के तौर पर, इसकी होल थिकनेस में ये क्रेक आया है या सिर्फ पार्शियली से में आया? नेक्स्ट, इज द सेम विड्थ थ्रू आउट इट्स लेंथ, क्या इसकी जो लेंथ है दीवार की, हो सकता है बाज दीवार ऐसे होते हैं, पहले इसकी लेंथ विड्थ जो होती है वो 9 इंच होती है, फिर बाद में जो है ना क्या हो जाती है, 4.5 इंच हो जाती है, ठीक है, ऐसा 13.5 इंच हो जाती है। तो ये भी आपने लिखना होगा। नेक्स्ट, हाउ डज इट रिलेट टू कार्नर, उसका रिलेशन क्या है कार्नर के साथ? क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कार्नर पे जो दीवार होती है या कोई भी स्ट्रक्चर होती है वो कमजोर हो जाती है, एपियर के साथ, विंडो के साथ है, पैरापेट के साथ, लिंटर, ये जितनी चीजें उसने बता दी है, ये सारे जो है ना इन जगहों पे क्या हो जाता है, क्रेक्स डेवलप होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इस जगह पे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं। अब नेक्स्ट, वेयर इज द क्रेक, क्रेक कहाँ पे, इन रिलेशन टू द डैम प्रूफ कोर्स। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है, डैम प्रूफ कोर्स के साथ उसका क्या ताल्लुक है, नमी के साथ क्या उसका ताल्लुक है? ये नमी की वजह से तो नहीं आया ये क्रेक, तो ये भी अपने रिकॉर्ड में लिखने चाहिए। ये आप एक एग्जांपल से आप आ रहा है, जो एक्सटर्नल वाल था और उस एक्सटर्नल वाल में क्रेक्स आए थे, बैरूनी वाल था एक्सटर्नल मिशनरी का, उसमें क्रेक आए थे, तो उसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। नेक्स्ट, आर द सरफेस इन ऑन आइदर साइड लेवल और इज वन स्टैंडिंग प्राउड ऑफ द अदर? तो ये कह रहा है कि ये साइड वाले या किसी और के ऊपर क्या कर रहा है, बेस कर रहा है। अब नेक्स्ट, इज इट अ न्यू क्रेक, क्या ये न्यू क्रेक है? और डज इट कंटेन डेब्रिस, क्या ये मलबा है, इसके अंदर कोई मलबा है, डेब्रिस का मतलब मलबा है। सजेस्टिंग दैट इट इज बीन देयर फॉर सम टाइम, क्या ये कुछ टाइम के लिए क्रेक है या लॉन्ग टर्म के लिए? तो ये भी नोट करना होगा। नेक्स्ट, हाउ डज इट रिलेट टू एक्सटर्नल फीचर्स, क्या इसका ताल्लुक कोई एक्सटर्नल फीचर के साथ है, मौसम के साथ है, सच एज ट्रीज के साथ है या ड्रेन के साथ है या माइनिंग एक्टिविटीज के साथ है कि नहीं है? इज द क्रेक मूव्ड रिसेंटली, क्या ये रिसेंटली है ये क्रेक, मौजूदा हालात में? इज इट गॉट लॉन्गर और वाइडर, क्या या उसकी जो टाइमिंग है वो पहले से है या क्रेक अभी आया है कि पुराना है? तो ये भी आपने नोट करना होगा। अब ये आप सारा कुछ क्या कर रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। अच्छा, मेरी आवाज आ रही सबको, कोई मसला तो नहीं है? हेलो हेलो, जी सर, जी मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, क्लियर अच्छा ठीक है, अच्छा। तो ये आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इज द वेदर बीन, जी आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ जी, मसला है कोई? नो सर, कोई मसला नहीं है। लीव इट यार, डोंट क्रिएट डिस्टरबेंस। अच्छा, इज द वेदर बीन एबनॉर्मल, क्या मौसम जो है वो एबनॉर्मल है, गैर मामूली है? ये भी नोट करना होगा। हैव देयर बीन एनी रेसेंट एक्टिविटीज, कोई रेसेंट एक्टिविटी हो रही है कि नहीं है, सच एज
अल्टरेशन, तब्दीली कोई हो रही है, मिसाल के तौर आपने एक दीवार बनाया, उसके अंदर आप क्या करना चाहते हो, एग्जास्ट के लिए जगह बनाना चाहते हो या उसमें विंडो लगाना चाहते हो, इस वजह से क्रैक आ गया, ये भी नोट करने होंगे। द प्रॉपर्टी ट्रीज फेल्ड, इसके साथ कोई ट्रीज मिस तो नहीं, एडजस्टेंट एक्सकेवेशन तो कोई नहीं कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि दीवार आपने खड़ा किया है, उसमें क्रैक आ गया, नीचे आपने खुदाई शुरू की, इस वजह से क्रैक आ गया, तो ये भी नोट करने होंगे ये पॉइंट्स। नेक्स्ट, हैज देयर बीन any deterioration in the components of the wall such as, क्या इस वाल में कोई डिटोरेशन आई है, कोई बिगाड़ मिगाड़ आई है, ये भी नोट करने होंगे। अच्छा नेक्स्ट क्या है, अच्छा नेक्स्ट इसमें क्या है, क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग का मतलब है फ्रेगमेंट्स इसकी जो हो जाए छोटे छोटे, मोटर, क्रम्बलिंग मोटर हुए है, या क्रम्बलिंग और क्रैकिंग ऑफ द ब्रेक्स, ब्रेक्स में कोई क्रैक्स आया, ये सब नोट करने होंगे। नेक्स्ट, इज देयर बीन एनी डिटोरेशन ऑन एडजस्टिंग कंपोनेंट्स सच एज, इसके साथ जो एडजस्टिंग कंपोनेंट्स है उसमें कोई क्रैक्स आया, मिसाल के तौर पर इसके ऊपर छत है, उसमें रूफ कवरिंग है, या रेन वाटर गुड्स है, या डैम प्रूफ कोर्स है, उसमें कोई क्रैक्स या कोई उसमें फिनोमेना आया है कि नहीं आया, वो भी नोट करने होंगे ये पॉइंट्स। अच्छा इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टेक्निक, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ऐलान करेंगे, अलहदा आप मुशाहिदा करें इसकी, नंबर 1। नंबर 2, सम रिक्वायर अ टेप मेजर, कुछ आप मेजरमेंट भी कर ले कि भाई इस क्रैक की लेंथ कितनी है, डेप्थ कितनी है, हाइट कितनी है, ये सब कुछ नोट कर दे। परहैप्स या प्रोबेबली, शायद, अ लेवल एंड प्लम लाइन, कोई लेवल उसकी गलत हो, या प्लम लाइन गलत हो, वर्टिकल पन उसकी गलत, इस वजह से क्रैक आया हो, या सम विल रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, या कुछ आप जो जर्नल आपने चेक कर दिए, जर्नल टेक्निक आपने अप्लाई कर दी, वो उसमें कोई भी नहीं है, तो आप उसको फिर क्या कर दे, डीप इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको भेज दे कि इसकी डीप इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, किस वजह से आया है। तो नेक्स्ट, सम रिक्वायर ऑब्जर्वेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ को जो है ना मखसूस वक्त पे उसको ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, कुछ ऐसे जो है ना क्रैक्स होते हैं, या कुछ ऐसे जो है ना डिफेक्ट्स होते हैं बिल्डिंग में, या वाइल अदर रिक्वायर इमीडिएट रेमेडी, बास को जो है ना उसी टाइम पे उसको किसकी जरूरत होती है, रेमेडी की जरूरत होती है, उसको बनाने या ठीक करने की जरूरत होती है, कुछ ऐसे जगह भी होते हैं, तो आपके साथ कैमरा और वीडियो भी होनी चाहिए, उसकी आप कैमरा कर दे या पिक्चर कर दिया, वीडियो इसकी बना दे। इसके बाद नेक्स्ट, इंक्लूड सम इंडिकेशन, उसकी इशारे भी होनी चाहिए, ऑफ स्केल इन द इमेज, ठीक है, ये भी होनी चाहिए साथ में। और इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स क्या है, एक्सिस में इंक्लूड लीडर, आपके साथ पौड़ी होनी चाहिए, मिसाल के तौर पर दीवार बहुत ऊंचा है, आप चढ़ नहीं सकते, तो आप पौड़ी लगा दे। नेक्स्ट, हैमर होनी चाहिए आपके साथ, चीजल होनी चाहिए, क्रॉबार होनी चाहिए। क्रॉबार किस तरह होते है, वो साम जैसा, साम की शक्ल का एक लोहे का एक पीस होता है, जिसके ऊपर आप कोई भी जो है ना, अगर कोई ऐसी चीज है जो बहुत अंदर तक चली गई तो उसको निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, क्रॉबार एक्सेट्रा, ये आप सर्च कर दे गूगल पे, आपको नजर आएगा। तो ये मिसाल के तौर पर जैसे किंचई गोंदी शक्ल की हुई, पश्तो में उसको यही कहते हैं क्रॉबार, ऐसे किस शक्ल का होता है, जिट शक्ल का होता है, जिट, ठीक है, एक लोहे का एक पीस होता है। इसके बाद एफिशिएंट टॉर्च होनी चाहिए आपके साथ, बैटरी जिसको कहते हैं, स्पेयर बैटरी होनी चाहिए, हैंड मिरर होनी चाहिए, ठीक है, और मैग्नीफाई ग्लास होनी चाहिए, और बेन कलर होनी चाहिए, बेन कलर का मतलब दूरबीन होना चाहिए। इसके बाद अदर स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट वुड इंक्लूड, ये भी होनी चाहिए, मॉइस्चर मीटर होनी चाहिए, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी रिकॉर्डर होनी चाहिए, माइक्रो कवर मीटर फॉर द नॉन डिस्ट्रक्टिव मेजरमेंट ऑफ द कंक्रीट कवर ऑफ स्टील reinforcement, but many of these may be out with the scope of day by day activity of the maintenance manager। अच्छा, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव जो नॉन तबाकुन कंक्रीट के टेस्ट होते हैं, तो उनके लिए कुछ अपैरेटस लगते हैं, वो भी होनी चाहिए आपके साथ, जिस तरह मिसाल के तौर पर इसके मुख्तलिफ जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो आपके साथ सारे अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि उस बैक वक्त उसकी आप मुआयना कर सके। नेक्स्ट, टास्क, कंसिडर अ स्पेसिफिक डिफेक्ट, एक स्पेसिफिक डिफेक्ट को आप क्या कर दे, कंसिडर कर दे, जिस तरह हमने अभी वाल को कंसिडर किया था, एक्सटर्नल वाल मेसनरी वाल था। आइडियली वन ऑफ अ बिल्डिंग नोन टू यू, जो आपको बिल्डिंग मालूम हो, ड्रा ऑफ अ लिस्ट, उसकी लिस्ट बनाए, अब द इक्विपमेंट की दैट यू वुड यूज, जो आप इस्तेमाल करने वाले इक्विपमेंट आप है, जो आपने इस्तेमाल करने हैं इक्विपमेंट, उसकी लिस्ट बनाए, यूज टू इन्वेस्टिगेट दैट डिफेक्ट, और उसकी वजह से या उसकी मदद से आप उसको इन्वेस्टिगेट कर दे, उस डिफेक्ट को, उस जो जो आपके साथ नुक्स है।
डू यू हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ द इक्विपमेंट, क्या आपकी एक्सेस जो आपको इक्विपमेंट लगती है उस तक आपकी एक्सेस है या आप उसको हासिल कर सकते हैं या नहीं। इफ नॉट, अगर नहीं, वेयर विल यू ऑब्टेन इट, आप कहाँ से उसको लेंगे, एंड हाउ मच विल इट कास्ट, उसकी कितनी कास्ट होगी, उसकी कितने पैसे होंगे। नेक्स्ट, सेल्फ असेसमेंट। अच्छा, ये आपको मैंने असाइनमेंट दिया है, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है। डिफाइन द स्टेज ऑफ डिफेक्ट, डायगोनल एंड केयर, ये क्वेश्चन है। दूसरा है व्हाट आर द रिस्क ऑफ कैरिंग आउट ऑफ रिपेयर विदाउट हैविंग एस्टेब्लिश्ड द काज, ये है। और प्रोवाइड एग्जांपल टू जस्ट फॉर योर आर्गुमेंट, जिस तरह अभी एक एग्जांपल मैंने दिया है। तीसरा, यूजिंग द एग्जांपल ऑफ क्रैक इन वॉल, बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल अभी मैंने दिया है। डिस्क्राइब द पॉसिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफेक्ट विच आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये। और नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब 3 situations where the maintenance manager would call an expert advice to establish the nature and extent of a defect। तो ये 4 क्वेश्चन है, ये इसकी असाइनमेंट आपने करनी है। नेक्स्ट, अब आते हैं ब्रिज डिफेक्ट्स एंड मेंटेनेंस के ऊपर। ब्रिज में कौन से डिफेक्ट्स आते हैं और इसकी मेंटेनेंस किस तरह करेंगे। फिलॉसफी ऑफ टेस्टिंग कंक्रीट ब्रिज बाय एई का जो है सोर्स, सबसे पहले सोर्स लोकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, कमेंट्स कंसर्निंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होनी चाहिए। फिर ये 3 चीजों के ऊपर है, मॉडल एलिमेंट टेस्टिंग है, फुल स्केल एलिमेंट टेस्टिंग है और फुल स्केल स्ट्रक्चर टेस्टिंग है। इसके बाद कन्वेंशनल एई पैरामीटर्स एनालिसिस है और व्यू फॉर्म एनालिसिस है। फिर इसमें 2 में से एक आता है सोर्स आइडेंटिफिकेशन, और फुल स्केल स्ट्रक्चर टेस्टिंग में आता है इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी आती है। अब ये एक डायग्राम है मेजरिंग एरियाज वे डिफरेंट लेवल ऑफ एरिया इंटेंसिटी है, जिस तरह मीडियम के लिए ये नीला इस्तेमाल किया है और सुर्ख जो है ना हाई इंटेंसिटी एरिया के लिए इस्तेमाल किया है। इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स में स्टील रिइंफोर्समेंट कोरोजन आपने चेक करना है, और इन्वेस्टिगेशन टेक्निक में मोस्ट कॉमन काज ऑफ स्ट्रक्चरल डैमेज जो है वो चेक करनी है। अब इंटरनल वाल की आप किस तरह इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये आ रहा है इंटरनल, फिर इसके बाद एक्सटर्नल आ जाएगा। अच्छा, अच्छा नेक्स्ट हमारे साथ क्या चीज है, इंटरनल वॉल डिफेक्ट विच affect load bearing partitions which support structures above such as upper floor will have more serious consequences than defect in non load bearing partitions। अच्छा, इसमें क्या रहा है, 2 किस्म के वाल हमारे साथ आते हैं, एक को हम लोड बियरिंग वाल कहते हैं और दूसरे को हम नॉन लोड बियरिंग वाल कहते हैं। लोड बियरिंग वाल होती है जो जिसके ऊपर लोड आते हैं, जिसको हमने स्पेसिफिक लोड पर्पस के लिए बनाया होता है, और नॉन लोड बियरिंग वाल होती है जो हमने सिर्फ पार्टीशन के लिए, पर्दे के लिए बनाया होता है। जिस तरह 4.5 इंच की दीवार होती है, या हार्डबोर्ड लगा देते हैं किसी कमरे में पार्टीशन करने के लिए, आप क्या कर देते हैं, हार्डबोर्ड लगाते हैं, 4.5 इंच दीवार बना देते हैं, ये नॉन लोड बियरिंग वाल होते हैं। तो इसकी बात कर रहा है। और लोड बियरिंग पार्टीशन आर यूजुअली अ ब्रिक की हो सकती है या ब्लॉक वर्क की हो सकती है, बिल्ट ऑफ देयर ओन फाउंडेशन, उसका एक अपना फाउंडेशन होता है, एंड टाइड बैक इनटू द स्ट्रक्चर यूजुअली बाय टूथिंग, और इसकी एक टाइड बैक भी होती है, टूथिंग की मदद से हम उसको कनेक्ट कर देते हैं। जिस तरह एक दीवार के साथ दूसरा दीवार अगर आपने कनेक्ट करना है तो आपने टूथिंग देना होगा, एक इंट को छोड़ के दूसरा इंट खाली, एक इंट आप बाहर निकालेंगे, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, दीज आर कॉल्ड टूथिंग। इंटरनल आगे फर्दर कंटिन्यू है। इट शुड बी नोटेड दैट ब्लॉक वर्क वाज यूज्ड फॉर नॉन लोड बियरिंग पार्टीशन इन हाउस बिल्ट बिटवीन 1930 एंड द अर्ली 60s में। 1930 में और 60s में जो ब्लॉक की जो दीवारें होते थे वो नॉन लोड बियरिंग वाल के लिए सिर्फ वो लोग करते थे। अब एज विद एनी वॉल एन इंटरनल पार्टीशन मस्ट बी प्रॉपरली सपोर्टेड, अब कोई भी इंटरनल वाल है वो सपोर्ट करनी चाहिए, मस्ट बी। और इवन अ नॉन लोड बियरिंग वाल जो होती है मस्ट बी बिल्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर विच सपोर्ट इट्स ओन वेट। तो हत्ता के जो नॉन लोड बियरिंग वाल होती है तो उसको आपने इतना मजबूत तो बनाना होगा कि ये अपनी लोड को कम से कम रेजिस्ट कर सके। अब इंटरनल वाल जो है give that any structure will settle under its own weight, defects in load bearing partition can occur where the imposed load of roof tiles or water storage tanks cause deflection। तो इसमें ये क्या रहा है कि जो नॉन लोड बियरिंग वाल होता है, ठीक है,
तो वो तो लोड के लिए बनाया नहीं जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर आपने इम्पोज लोड भी अप्लाई नहीं करना है। इम्पोज लोड वो होता है जो चेंजेबल होता है, जो चेंजेबल होता है और डायनामिक होता है, ठीक है। ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग बिल्डिंग के लिए कुछ अलहदा होगा और इंडस्ट्री के लिए कुछ अलहदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलर प्रॉब्लम्स कैन occur when alterations are carried out by a property or even the use of the property. Or next, an internal partition may not be supporting a load, but it may be acting as a restraint to the external envelope. तो ये वही पॉइंट बता रहा है जो सिंपल सिंपल पॉइंट्स है कि ये किस पर्पस के लिए आप बनाते हैं, ठीक है। लोड बियरिंग वाल और नॉन लोड बियरिंग वाल की बात कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बता दी कि लोड बियरिंग वाल वो वाल होते हैं जो लोड के लिए बनाया जाता है, जो लोड को रेजिस्ट कर सकते हैं और जो नॉर्मली हम हमारे एरिया में ज्यादातर जो पाकिस्तान में बनाए जाते हैं इंटू के बनाए जाते हैं 4.5 इंच होता है या ज्यादा से ज्यादा 13.5 इंच होता है, जो लोड को रेजिस्ट कर सकते हैं। और जो एक्सटर्नल होते हैं और जो इंटरनल होते हैं वो लोड को रेजिस्ट नहीं कर सकते, जिस तरह बाथरूम के वाल वो सिर्फ पार्टीशन के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल वाल्स। अब loads on the external walls which are imposed by the roof could cause the external wall to deflect outward if it was not restrained by an internal cross partitions। तो इसमें क्या रहा है कि लोड ऑन दी एक्सटर्नल वॉल जो है, अगर एक्सटर्नल वॉल के ऊपर जो लोड लग रहा है विच आर इम्पोज्ड लोड हो बाय द रूफ और रूफ की तरफ से हो, could cause the external wall to deflect, तो एक्सटर्नल वॉल को डिफ्लेक्ट कर सकता है आउटवर्ड की तरफ। और इट वाज नॉट रिस्ट्रेन, और ये नहीं रोक सकता है बाय एन इंटरनल क्रॉस पार्टीशन, जो इंटरनल वॉल दिया है उसके लिए वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो उसके लिए जो आपने एक्सटर्नल वॉल दिया वो लाजमी तौर पर वो कंट्रोल करेगा। इफ दिस इज नॉट प्रॉपरली बॉन्डेड, अगर ये इनके दरमियान आपस में प्रॉपरली बॉन्डेड नहीं है, जॉइंट नहीं है, तो देन क्रैकिंग कुड अकर, उसमें क्रैकिंग आ सकेंगे एट द जंक्शन की पॉइंट पे बिटवीन द सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट आपके साथ क्या कह रहा है, दे में आउटलाइन द शेप ऑफ द ब्लॉक वर्क यूज्ड इन द पार्टीशन। अच्छा, where do the crack appear in relation to floors and external walls? Having said that, an internal partition may be contributing to the structural integrity of a building. A wall that is not permitted to move is liable to crack. तो ये वही बात करे कि कभी भी आपने वॉल को ये वो परमिशन नहीं देनी चाहिए कि उसमें क्रैक डेवलप हो जाए। अगर क्रैक डेवलप हो गए तो उसकी फौरन रेमेडी करनी चाहिए, और सारा का सारा लोड जो है ना पार्टीशन वॉल के ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहिए, बल्कि पार्टीशन वॉल के ऊपर कोई लोड नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ लोड के लिए बनाया जाता है, जो अपना लोड रेजिस्ट कर रहा हो और पार्टीशन आपको दे रहा हो, और बाकी जो एक्सटर्नल वॉल होता है वो लोड पर्पस के लिए बनाया जाता है। और इसके बाद कह रहा है, दिस इज स्पेशली true a block partition where the block have not been given sufficient time of nature। तो इसमें ये कह रहा है कि ब्लॉक जो होते हैं ज्यादातर लोड रेजिस्ट नहीं कर सकते और इसमें क्रैक भी ज्यादा डेवलप होते हैं क्योंकि इनकी बॉन्डिंग आपस में बाज़ औक़ात सही नहीं बनता है। और ब्लॉक्स विल श्रिंक ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक्स आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। अगर इसको तैयार कर दे तो ये तैयार करने के बाद फर्स्ट 2 वीक्स में ये श्रिंक भी होते हैं, एंड इट दे आर फर्मली बॉन्डेड टू एक्सटर्नल वॉल। और ये फर्मली मजबूती के साथ अगर आप लगा दे बाहर दीवारों के तौर पर तो ये कुछ हद तक लोड रेजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्रैक्स आने की जो फिनोमेना है वो एज कंपेयर टू ब्रिक से काफी ज्यादा है। जो आपके साथ ब्लॉक होते हैं, जो बजरी के या कंक्रीट की जो ब्लॉक होते हैं उसमें क्रैक्स ज्यादा डेवलप होते हैं। देन श्रिंकेज में रिजल्ट एंड स्टेप्ड क्रैक। तो फिर उसमें क्या हो जाता है कि वो ब्लॉक अगर आप लगा दे तो उसमें श्रिंक होने की वजह से उसमें जो स्टेप्ड क्रैक आ जाते हैं। स्टेप्ड क्रैक का मतलब पौड़ी के स्टेप जो होते हैं इस टाइप के क्रैक उसमें डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि क्रैक एक दफा शुरू हो गया तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बाज़ का तो स्विचिंग की जाती है, उसकी स्विचिंग लगाया जाता है, लेकिन उससे भी कंट्रोल नहीं होता है अगर डीपली हो, स्ट्रक्चरल क्रैक्स हो, सरफेस क्रैक ना हो। जिस तरह कल हमने 2 क्रैक्स पढ़े थे, नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स और स्ट्रक्चरल क्रैक्स। स्ट्रक्चरल क्रैक्स को हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते जल्दी, और नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स कंट्रोल हो सकते हैं। अब है वॉल्स। If the block have been built with a particularly strong mortar, then the crack may be vertical
और द mortar is stronger than the block and the block has failed before the mortar. तो इसमें क्या रहा है कि अगर आपने ब्लॉकों से जो है ना एक दीवार तामीर कर दी और विद पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग मटर और स्ट्रॉन्ग मसाला उसमें इस्तेमाल कर दिया, तो देन द क्रैक्स में बी वर्टिकल, तो उसमें जो क्रैक्स आएंगे वो वर्टिकल आएंगे। क्यों? मिसाल के तौर पर द मटर इज स्ट्रॉन्गर, जब मटर स्ट्रॉन्गर होगा देन द ब्लॉक एंड द ब्लॉक हैज फेल्ड बिफोर द मटर, तो उसमें जो ब्लॉक होंगे वो मोटर से पहले फेल होंगे, चूंकि उसमें मोटर स्ट्रांग होगा तो ब्लॉक फेल होंगे और मोटर बाद में फेल होगा। इसके बाद हॉरिजॉन्टल क्रैक्स इन इंटरनल पार्टीशन आर यूजुअली काज्ड बाय डिफ्लेक्शन इन द सपोर्टिंग फ्लोर, तो नीचे सपोर्टिंग फ्लोर की वजह से जो डिफ्लेक्शन आता है उस डिफ्लेक्शन की वजह से हॉरिजॉन्टल क्रैक ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। दोज ऑफ स्क्रैटिंग लेवल शुड बी चेक्ड फॉर डेप्थ। अच्छा, इफ द क्रैक only extend to the depth of the plaster, it may be caused the shrinkage of a floor finish which is bonded to covered skirting. तो इसमें क्या रहा है कि if the crack only extend, अगर crack सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड हो जाए टू द डेप्थ की डायरेक्शन में ऑफ द प्लास्टर में, इट मे बी कास्ड बाय श्रिंकेज, तो ये श्रिंक को क्रॉस कर सकता है ऑफ अ फ्लोर फिनिश which is bonded to covered skirting. अब वेट अप्लाइड प्लास्टर कोटिंग, अगर आप गीला प्लास्टर आप अप्लाई कर दें तो इससे क्या हो जाएगा, लेक ऑफ एडिशन यानी चिपकाव की अगर कमी हो बिटवीन द वॉल सरफेस एंड द बॉन्डिंग कोड और वॉल सरफेस के दरमियान अगर चिपकाव की कमी हो तो क्या हो जाएगा, इट शुड बी वेटेड टू प्रिवेंट वाटर इन द वेट प्लास्टर बीइंग ड्रॉन इनटू द वॉल। तो इसमें क्या करनी चाहिए कि उसको गीला रखना चाहिए ताकि उसके आपस में क्या हो, बॉन्डिंग हो, और ब्लॉक वर्क विल श्रिंक एज इट ड्राइज, और ब्लॉक वर्क जो होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे जब ये क्या हो जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सीमेंट इस्तेमाल होगा, सीमेंट में हाइड्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और सीमेंट को अगर वाफर मिकदार में पानी नहीं मिलेगा तो इससे क्या हो जाएगा, सीमेंट में हाइड्रेशन प्रोसेस की वजह से उसको पानी की जरूरत होगी और पानी उसको प्रॉपर नहीं मिलेगा जिससे श्रिंकेज आएगी, और श्रिंकेज की वजह से क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। वेयर इज प्लास्टर एक्सपेंड एज इट ड्राइज, तो इसमें प्लास्टर जो है ना एक्सपेंड हो जाएगा जब ये खुश्क हो जाएगा, क्योंकि इसमें रेत इस्तेमाल होगी प्लास्टर में, तो प्लास्टर चूंकि जो रेत है वो एक्सपेंड होता है। अच्छा, मेरी आवाज सबको आ रही है, कोई मसला तो नहीं है? नो सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अच्छा नेक्स्ट आपके साथ क्या कह रहा है कि the key may be inadequate because the mortar joints have not been properly raked out. अगर आप उसको प्रॉपरली रेक्ट आउट नहीं करेंगे तो इसकी जो प्लास्टर की जो सरफेस होगी वो इनएडिक्वेट होगी और मोटर जो होगा वो सही ज्वाइंट नहीं करेगा, और सक्सेसिव कोट्स ऑफ अ प्लास्टर may not be compatible or may not have been adequately mixed. और इसमें अगर आपने सक्सेसिव कोट प्लास्टर की करनी है तो वो कंपेटेबल मुनासिब भी नहीं होगा और साथ में एडिक्वेट भी नहीं होगा, मिक्स्ड। और क्रैकिंग में आल्सो बी फाउंड, और इसमें क्रैक्स आप फाउंड करेंगे, देखेंगे टू मिरर द रूट ऑफ बेरिड ट्रंकिंग व्हिच इज टू क्लोज टू द सरफेस, और उसमें जो है ना हायर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, किसके साथ, इसी की वजह से जो अभी बता रहे हैं। अब वेट अप्लाइड प्लास्टर कोटिंग जो है, क्रैकिंग कैन आल्सो अकर एट द जंक्शन ऑफ टू स्ट्रक्चरल मीडिया, दो स्ट्रक्चर जो सरफेस है उसी में भी क्रैक्स आ सकते हैं, किसकी वजह से आ सकते हैं, जंक्शन की वजह से। वी आर ब्लॉक वर्क एंड ब्रेक वर्क पैनल ज्वाइन टुगेदर, अभी दो मुख्तलिफ मटीरियल है उसको अगर आप ज्वाइन कर दे तो इसमें भी क्रैक आएंगे। मिसाल के तौर पर आपके साथ एक कंक्रीट है और दूसरा ब्रेक है, उसका कभी भी आपस में ज्वाइन नहीं बनता क्योंकि उसका थर्मल एक्सपेंशन अलग-अलग है। अगर आप कंक्रीट के साथ क्या लगाते हैं, ब्रेक टच करते तो ये कभी भी टच नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। तो फिर आप कहते हैं फिर ये बिल्डिंग में किस तरह करते हैं, तो उसमें चिकन मेश या वायर मेश लगाई जाती है जो उसके साथ कंक्रीट के साथ होता है, पहले वो लगा देते हैं या उसके ऊपर चिपिंग कर देते हैं, उसको स्क्रच कर देते हैं, इसके बाद फिर उसमें लोहे की आयरन भी बाज़ औक़ात रखते हैं, तो इससे कुछ ना कुछ बॉन्डिंग हो जाती है। फिर भी अर्थक्वेक जब आ जाती है तो अर्थक्वेक की वजह से वो क्रैक्स बाकायदा आपको नजर आ जाते हैं कि यहाँ पे दीवार है और ये कंक्रीट के साथ जंक्ट हुआ है। अब
where block wire is built on either side of a concrete column. तो ये अभी जो मैंने बता दिया ये पॉइंट बता रहा है. अच्छा, with applied plaster coating, ideally expanded metal lathe should have been fixed across the junction to prevent this occurrence. तो यही वही पॉइंट बता रहे हैं कि अगर आपने जंक्शन को सही मजबूत करना हो तो आप उसको क्या कर दे, उसको ऐसे तरीका, ऐसे मेथड, ऐसे टेक्निक इस्तेमाल कर दें ताकि उसकी आपस में जंक्शन हो. जिस तरह मैंने एक एग्जांपल दी थी कि कंक्रीट की कोई भी कॉलम हो या कंक्रीट का सरफेस हो या ब्रेक वॉल हो, तो उसका अगर आपने जंग करना है तो किस तरह जंग करेंगे, उसके लिए आप प्रॉपर चिकन मेश इस्तेमाल करेंगे. और जिप्सम प्लास्टर कैन ऑब्जर्व मॉइस्चर, और जिप्सम की जो प्लास्टर है वो क्या कर सकता है, मॉइस्चर ऑब्जर्व करता है और ड्राइंग इट इन टू दी वॉल बिहाइंड, पीछे वॉल की पीछे फिर ये क्या कर देता है, स्टोर कर देता है, जिससे बाज़-औक़ात आपने अक्सर देखा होगा ये एफ्लोरेंसेस ज़ाहिर हो जाते हैं, नमकियात ज़ाहिर हो जाते हैं. कुछ तो ब्रेक्स में अलग होते हैं और कुछ नमी की वजह से भी आते हैं. वेट एप्लाइड प्लास्टर कोटिंग एग्जाम क्वेश्चन जो है, व्हाट कैन यू लर्न अबाउट डिफेक्ट्स इन वॉल फ्रॉम क्रैक इन दी प्लास्टर, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन अबाउट 30 मिनट्स. अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि आपने क्या सीखा डिफेक्ट के बारे में और क्रैक्स किस तरह आप रिमीडी करेंगे और क्रैक्स प्लास्टर में किस तरह वाक़या होते हैं. तो ये था हमारे साथ लेक्चर का लास्ट. अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं. सर जी द इम्पोज लोड باندې پوه نه شو د इम्पोज लोड څرنګه سر. عبدالله خان امپوز لوډ چې کوم وي هغه تاسو سره چینجبل لوډ وي او ډاینامیک لوډ وي. ٹھیک شولو. امپوز لوډ لکه مثال کے طور پر لایو لوډ شو یا ډیډ لوډ شولو، دا هم امپوز لوډ شول. آید یو لوډ شي په سټرکچر باندې چې شي اپلای شي. دا ګروپ مرګرو ته کلاس ول مرګرو ته ملو چې لیو نشي صحیح د لګونه خبره کوند ضروری. پوه شو عبدالله خان؟ جی سر بس صحیح ده پوه. امپوز لوډ مطلب آید لوډ، ډیډ لوډ هم راتلی شي، لایو لوډ هم راتلی شي. ډیډ لوډ هغه لوډ وي چې هغه خپل نیچر یا دغه نشي چینج کوي پوزیشن، او لایو لوډ هغه وي چې هغه نیچر او پوزیشن چینج کوي شي. لکه څنګه چې موږ ار سی سی ډیزاین کې 1.2 اور 1.6 1.2 ډیډ لوډ لپاره 1.6 لایو لوډ لپاره فیکټر اف سیفټي هم چې خاصه هغه دواړه امپوز لوډ کې راتله. صحیح ده سر جی صحیح जी. जी किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, कर ले कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप कर सकते हैं. बाकी आपका लेक्चर जो है ये लेक्चर नंबर 3 था तो ये ख़त्म हो गया. फर्स्ट लेक्चर हमने सैटरडे के दिन लिया था और बाकी जो उसका अरेंज क्लास का जो सेकंड लेक्चर था वो पीर के दिन था और आज आई थिंक मंगल है, तो मंगल के दिन हमने दूसरा लेक्चर ले लिया. तो तीसरा लेक्चर हम इंशाल्लाह कल ले लेंगे. तो ये 3 अरेंज क्लासेस के लेक्चर पूरे हो जाएंगे और 1 क्लास ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो ये 4th क्लास इसी मंथ के हो जाएंगे. ओके सर, थैंक यू वेरी मच. हाँ ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. مېل د مرګري لیو نشي جواد لاړو. हाँ खालिद खान से है ना दो سره ملګونه خپل خبره واکله سولو سره. अच्छा जी वाह. हेलो आवाज درسي برهان عبد الله وایا کنه خالد وایا دا نور आवाज نه اور یار